हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हिस्ट्री में जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं या फिर जितने भी अधिनियम बने हैं उसे सभी कंप्लीट यहाँ पे कवर करेंगे। और ये आपके पीईटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, उसमें डायरेक्टली 1935 वाला ज़्यादा फोकस किया गया है, तो उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी के जितने चार्टर अधिनियम हैं वो कवर करेंगे। पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा प्रोसेस बताया गया है, उसको देख के आप प्रोसेस फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा आरओ या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हैशटैग में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1935 वाला। तो इसमें कुछ धाराएं थी, तो कितनी धाराएं थी पूछ लिया जाता है, तो 321 धाराएं थी। उस टाइम पे अनुसूची कितनी थी, तो 10 अनुसूचियां थी। अब ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था 1935 वाला जो अधिनियम है, और इसका जो बहुत बड़ा पार्ट है वो भारत के संविधान में भी डायरेक्टली ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज़ पूछी जाती है, कौन सा अधिनियम जो है हमारे संविधान का सोर्स है, तो 1935 का अधिनियम। अब इस अधिनियम की 1935 के अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं थी जो एग्जाम में अक्सर रिपीट करती हैं, तो इसे सभी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई इसी अधिनियम के थ्रू, 1935 के अधिनियम के थ्रू, जिसमें राज्य शामिल थे और रियासतें शामिल थी, जिसमें राजा महाराजा होते थे वो शामिल थे और ब्रिटिश जो राज्य थे वो शामिल थे दोनों। और इस तरह से 3 सूचियाँ भी बनाई गई थी इसमें, जो अभी भी ये अस्तित्व में है, जो संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। लेकिन अभी विषय बदल गए हैं, अब अलग अलग विषय हो गए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा बढ़ गए। जैसे संघ सूची में उस टाइम पे 1935 के अधिनियम के हिसाब से 59 विषय थे, 59 सब्जेक्ट थे। वर्तमान में ये 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। अभी ये बाद में बात करेंगे वर्तमान में कितने हैं, लेकिन उस टाइम का 1935 का देखिए, राज्य सूची में 54 विषय थे, संघ सूची 59 हो गया, 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय थे उस टाइम पे। राज्य संघ सूची पे जो निर्णय लेता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। राज्य सूची में जो राज्यों की विधान परिषदें होती थी वो निर्णय लेती थी। समवर्ती सूची में दोनों का एक मिली जुली जो होती है, जैसे अभी केंद्र और राज्य लेते हैं निर्णय समवर्ती सूची के बारे में, वैसे ही उस टाइम पे भी था। आगे बात करेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी। तो वर्तमान में जैसे अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो केंद्र के पास है, लेकिन 1935 का जो अधिनियम था उस हिसाब से जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को दी गई थी। अब ये जो व्यवस्था है ये बनी तो थी, लेकिन उस टाइम पे ये व्यवस्था अस्तित्व में काफ़ी टाइम तक नहीं आ पाई थी, क्योंकि रियासतें एग्री नहीं थी इस वाले जो अखिल भारतीय संघ है इसमें शामिल होने के लिए। आगे बात करेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। और प्रांतों में द्वैध शासन लगा किस अधिनियम के द्वारा था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। अब 1935 में समाप्त हो गया। अब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों में जो विधान परिषदें होती थी वो अपना निर्णय ले सकती थी, और उसको मानने के लिए जो वायसराय होता था वो बाध्य होता था। लेकिन ये व्यवस्था जो बाध्य वाली व्यवस्था है ये 1937 से 1939 तक ही चली थी। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता भी खत्म हो गई थी। आगे बात करेंगे, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। अभी तक जो था केंद्र में द्वैध शासन नहीं था, केवल प्रांतों में था। अब केंद्र में 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू हो गया, जिसमें संघीय विषयों को, जो संघीय विषय थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक आरक्षित विषय होते थे जो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर होते थे, और कुछ स्थानांतरित विषय होते थे जो ऐसे कॉमन विषय जैसे कृषि वगैरह, ये स्थानांतरित विषय होते थे। और जो मेन थे जैसे विदेशी मामले या फिर रेल वगैरह, ये सभी जो है केंद्रीय विषय हो गए थे। अब इसी के द्वारा 11 जो राज्य थे उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, द्विसदन बनाया गया था। एक विधानसभा होती थी, एक विधान परिषद। तो कहाँ कहाँ पे ये 2 सदन की व्यवस्था की गई थी, तो बंगाल में की गई थी, बम्बई में की गई थी, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में और असम में। जो बड़े बड़े ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य थे वहाँ पर 2 सदनों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पृथक निर्वाचन भी बढ़ा दिया गया था। जैसे 1909 से बात करें, 1909 से ये चालू हुआ था पृथक निर्वाचन का सिलसिला। 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए था, 1919 में आके इसे बढ़ा दिया गया और जो कुछ जातियां थी उनके लिए भी। उसके बाद 1935 में दलित जातियों को भी इसमें ऐड कर दिया गया। महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन, मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन कर दिया गया। तो ये सब बात आई थी 1935 के अधिनियम में। आगे बात करेंगे, 1958 द्वारा जो स्थापित एक भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया 1935 में आके। मताधिकार के जो अधिकार था उसको विस्तार किया गया, ज़्यादा लोगों को मत देने का राइट दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त हो गया था। अब ये बहुत बड़ा परसेंटेज था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को मत देने का अधिकार था उस टाइम पे। आगे बात करेंगे, मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये स्थापना कब हुई थी, डेट पूछी जाती है, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। जो अगर 2 या 2 से अधिक प्रांत हैं उनके लिए अगर एक
ही आयोग बनाना है तो उसे कहा गया संयुक्त लोक सेवा आयोग। आगे बात करेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन ये संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कब थी? तो ये 1937 में हुई थी। 1935 के अधिनियम के थ्रू 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब बाकी के यहाँ पे जितने भी चार्टर अधिनियम है इससे पहले के वो सभी देख लेंगे। अब 1773 से ये कहानी शुरू हुई थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था। और इसमें क्या क्या यहाँ पे मेन चीज़ें देखनी है केवल, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। किस एक्ट के थ्रू? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे सबसे पहले। और इसी एक्ट के थ्रू 1773 के एक्ट के थ्रू बंगाल का जो गवर्नर था उसे कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। अगर पूछा जाए पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, केवल बंगाल का गवर्नर अगर आए तो क्लाइव था, वो रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। आगे बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1773 के बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। सभी ईयर ऐसे ही याद रखते हैं, 1773 उसके बाद 1784। इसमें दो चीज़ का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। इसमें अलग अलग दो चीज़ें बनी। एक का काम था प्रशासनिक कामों को देखना, दूसरे का काम था जो व्यापारिक काम था उस पर नियंत्रण रखना। अब उसके बाद एक और छोटा सा एक्ट बना था 1786 में, और ये सिर्फ इसीलिए बना था क्योंकि कॉर्नवालिस जो है ये इसकी कई सारी शर्तें थीं। ये कह रहा था कि हम तभी गवर्नर जनरल बनेंगे जब मेरी शर्तों को फुलफिल किया जाएगा। तो कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि जो वायसराय या फिर गवर्नर जनरल था वही पहली बार जो है कमांडर इन चीफ यानी सेना का जो प्रमुख है वो भी बन गया था। तो इसीलिए एक्ट आया था 1786 में। आगे बात करेंगे। अब पहला जो चार्टर अधिनियम आया था वो 1793 में आया था, 1793 में। केवल 4 चार्टर आए थे। पहला जो आया था 1793 में आया था। इससे पहले जो भी हमने देखा वो था रेगुलेटिंग एक्ट 73 वाला और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, 84 वाला। आगे बात करेंगे। पहला चार्टर आया 93 में। इसमें कंपनी का एकाधिकार जो था, व्यापारिक एकाधिकार, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। केवल यही एक इंपॉर्टेंट काम किया गया था 1793 के चार्टर में, पहले चार्टर में। उसके बाद अगला जो चार्टर आया 20 साल के बाद वो आया 1813 में, दूसरा चार्टर आया। इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, केवल 2 एकाधिकार को छोड़ के मतलब चाय और चीन का जो व्यापार था, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसको छोड़ के जितने भी एकाधिकार थे कंपनी के पास उसको समाप्त कर दिया गया। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही पहली बार शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का भी प्रवेश होने लगा भारत में। ईसाई मिशनरी आने लगी और इसी के बाद कन्वर्जन वगैरह स्टार्ट होने लगा, जो ईसाई में कन्वर्ट कर देते थे। और इसी नाम पे मतलब शिक्षा के नाम पे ये लोग आए थे। ईसाई मिशनरी आई थी भारत में 1813 में। आगे बात करेंगे। चार्टर अधिनियम 1833 1833 में, जो 20 साल के बाद फिर एक आया चार्टर। पहला आया था 1793 में, दूसरा आया था 1813 में, तीसरा आया 1833 में। और 1833 वाले में जो चाय और चीन का व्यापार छोड़ दिया गया था एकाधिकार, उसको भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया इसमें। इसके अलावा मैकाले को एक विधि सदस्य बनाया गया, मतलब जो कार्यकारिणी थी उसमें एक विधि सदस्य मतलब कानून के ज्ञाता को भी उसमें शामिल किया गया, जिनका नाम था मैकाले। पहला ये विधि का सदस्य उसमें शामिल किया गया जो कार्यकारिणी थी वायसराय की, उसमें वायसराय या फिर उस टाइम पे गवर्नर कहा जाता था। और इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाता था? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग पहला। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये बना था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। आगे बात करेंगे। चार्टर एक्ट 1853, ये फिर 20 साल के बाद आया 1853 में। और इसमें ICS परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसे अब IAS कहा जाता है। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना भी इसी चार्टर के द्वारा की गई थी 1853 में। तो ये आखिरी वाला चार्टर है, चौथा चार्टर था ये। 1793 से ये चार्टर आने शुरू हुए थे, 20-20 साल के अंतराल में आए। आखिरी जो आया 1853 में आया। उसके बाद अधिनियम आने लगे। इसके पहले यहाँ पे अधिनियम के पहले यहाँ पे 1858 का जो अधिनियम आया था, इसके पहले एक विद्रोह हुआ था 1857 वाला विद्रोह, जो हमने पहले पढ़ लिया था। उसी के बाद ही अधिनियम आने शुरू हुए।
इसमें क्या कहा गया था 1858 के अधिनियम में, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारतीय चाहते थे कि हम अंग्रेजों के अंडर जो कंपनी है उसके अंडर काम ना करें, हमारे जो सर्वा रहे वो हमारी महारानी रहें। ब्रिटेन की जो महारानी थी वो भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई और यही चाहते थे इंडियंस उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा कम वाकिफ़ थे, लेकिन इस तरह से हमारे ऊपर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, ब्रिटिश की जो विक्टोरिया थी उनका अधिकार हो गया। आगे बात करेंगे, लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी, ये जो साम्राज्ञी वाली घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 में एक घोषणा की गई थी प्रयागराज में। किसके द्वारा पूछा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन इसके बाद ही 1858 के बाद ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अभी तक भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन 1858 को जो अधिनियम आया, गवर्नर जनरल शब्द हट गया, उसकी जगह पे वायसराय आ गया। तो पहला जो वायसराय बना था वो बना था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बना था पहला वायसराय। आगे बात करेंगे, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के टाइम पे बने थे 1784 में, उसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे एक राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, जो इंग्लैंड में रहता था और भारत के सभी कामों को देखता था। तो राज्य सचिव का पद कब सृजन हुआ इसका, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। आगे बात करेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत की गई। पहली बार विभागों की संरचना या फिर मंत्रिमंडल प्रणाली कब आई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसके अलावा वित्त संबंधी जो प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया, तो इसी अधिनियम के द्वारा 1861 के द्वारा। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें जो बजट होता था उस पर वार्षिक बहस का भी अधिकार दे दिया गया। जो वार्षिक बजट होता था उस पर बहस का अधिकार कब मिला, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, और चुनाव पद्धति की शुरुआत भी इसी 1892 के अधिनियम से आई थी। अगला जो है इंपॉर्टेंट है ये वाला अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, और इस टाइम पे जो वायसराय था वो मिंटो था, यहाँ पे उल्टा लिखा है, वायसराय मिंटो था, मार्ले उस टाइम पे सचिव था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, अलग निर्वाचन मंडल बना 1909 में, यही मेन बात थी 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। अब अधिनियम ही आएंगे, 1858 के बाद जितने भी आते हैं सब अधिनियम ही आते हैं। इसके बाद 1919 वाला जो अधिनियम था इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि उस टाइम पे एक इसमें से सचिव थे, एक वायसराय थे। आगे यहाँ पे बात करेंगे, चेम्सफोर्ड यहाँ पे वायसराय थे, मॉन्टेग्यू सचिव थे। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, जो अभी हमने बात की थी 1935 में इसी द्वैत शासन को हटाया जाएगा। स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिया गया 1919 के ही अधिनियम के द्वारा। आगे बात करेंगे, पृथक निर्वाचन मंडल का मुस्लिमों के अलावा और भी वर्गों में विस्तार कर दिया गया 1919 में। 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन था, 1919 में अलग जो और भी कुछ वर्ग थे उनको भी शामिल कर लिया गया, जैसे पंजाब के सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई भी अलग इनके लिए निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया 1919 के ही अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अब एक बचा जो कि है 1935 का अधिनियम, जो अभी हमने सबसे पहले भी देखा था, उसको डिटेल में देखा था, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र में द्वैत शासन लग गया, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया। कार्यकारिणी शक्ति जो गवर्नर जनरल था उसके पास चली गई, यानी वायसराय के पास चली गई। 3 सूचियों का गठन किया गया, संघ सूची, प्रांत सूची, उसके अलावा समवर्ती सूची। RBI का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा RO या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जिसमें टेस्ट सीरीज़ के साथ ही सभी शॉर्ट नोट वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज जो है पूरा डिटेल आंसर की के साथ दी जाती है। उसको ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PET का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का डिटेल में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको दे के पूरा प्रोसेस जान के डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।